हेलो गाइस, देखिए हम अपने टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या डील कर रहे थे। आइसोटोप्स आइसोबार्स के साथ डील किया था। एक दो और आपकी बेसिक टर्म्स हैं, उनके साथ हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स की बात करें तो हम बोलते हैं स्पीसीज, या फिर हम बोलते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having different atomic number but same number of neutrons. For example की बात करते हैं। सपोज करो आपके पास है कार्बन 6 14 और दूसरा आपके पास है नाइट्रोजन 7 15। अगर इसके अंदर कार्बन के अंदर मैं न्यूट्रॉन्स निकालूं तो 14 माइनस 6 कितने आ गए? 8। अगर यहाँ पे मैं न्यूट्रॉन्स निकालूं तो कितना आ जाएगा? 15 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 8। दोनों के दोनों डिफरेंट आपके एलिमेंट्स हैं, बट जो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या है? सेम। दोनों के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या है? सेम। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। सो वो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे? सेम। उनको आप क्या बोलोगे? आइसोटोन्स। इसके बाद एक और होता है आपका आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स में क्या बोलते हैं? स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे स्पीसीज जिनके अंदर एटम्स के नंबर भी सेम हो एंड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी सेम हो, तो उनको आप क्या बोलोगे? आइसोस्टर्स। फॉर एग्जांपल CO2 एंड N2O। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं अभी? एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, कितने हैं? 3। इसके अंदर 2 + 1 3। इलेक्ट्रॉन की बात करें, कार्बन में 6 प्लस एक ऑक्सीजन में 8, 2 ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे? 16। इसकी बात करें, एक नाइट्रोजन में 7, 2 में कितने हो जाएंगे? 14 + 8। ये आपके पास कितना आ जाएगा? 22। ये भी कितना आ जाएगा? 22। सो दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके सेम है। सो ऐसे स्पीसीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे, उनको आप बोलोगे आइसोस्टर्स। नेक्स्ट आपका आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आप किन स्पीसीज को बोलोगे? तो हम बोलेंगे स्पीसीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे स्पीसीज जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं उनको आप क्या बोलोगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फॉर एग्जांपल O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियोन, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। अगर इनके अंदर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 10। इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, 10, 10। इसका एटॉमिक नंबर 8 + 2, बिकॉज एनाइन से है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एटॉमिक नंबर प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है? 2, 10। ये इसका एटॉमिक नंबर 9 + 1 10। इसका होता ही 10 है, इस पर ये कैटाइन आ गया, सो एटॉमिक नंबर माइनस पॉजिटिव चार्ज, सो 11 - 1 10, 12 - 2 10, 13 - 3 10। तो ये सारे के सारे स्पीसीज क्या है? सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहाँ पे आके आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो फिनिश होती है। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ डील करते हैं, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी
किसने दी थी? सबसे पहले तो ये बताइए, गिवन बाई मैक्सवेल। एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, उसने आपको ये थ्योरी दी थी। तो देखिए भी, इस थ्योरी का जो आपका मेन पॉइंट्स हैं, अजम्पशंस हैं, मेन फीचर्स जो हैं, उसके बाद साथ डील करें। मेन पॉइंट्स ऑफ थ्योरी, मैक्सवेल की थ्योरी के मेन पॉइंट्स आपके क्या हैं? मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहला मैक्सवेल ने बोला कि कोई भी आपका सोर्स है जो एनर्जी एमिट करेगा, तो वो किस फॉर्म में, कैसे एमिट करेगा? कंटिन्यूसली एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। कोई भी आपका सोर्स है एनर्जी का, अगर वो एनर्जी एमिट कर रहा है, लाइक आपका कोई भी बल्ब है नॉर्मल जो आप घर पे देखते हो, लाइट ऑन करते हो, तो जो एनर्जी एमिट कर रहा है, जो आपको लाइट एनर्जी मिलती है, या फिर आप आयरन रोड को हीट कर रहे हो, उससे जो आपका एमिशन हो रहा है एनर्जी का, वो कंटिन्यूसली होगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। फर्स्ट इसका पॉइंट यही था, एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम ए सोर्स continuously in the form of radiations। सेकंड बात करते हैं। अब जो ये रेडिएशंस होंगी, इन रेडिएशंस के अंदर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। किसके परपेंडिकुलर रहेगा? परपेंडिकुलर टू दी प्रोपेगेशन ऑफ वेव। देखो सपोज करो ये आपके पास 3D स्पेस एक्स वाई एंड जेड, ठीक है भाई। इस डायरेक्शन में मैं इस डायरेक्शन में क्या ले रहा हूँ? प्रोपेगेशन ऑफ वेव। दैट मीन्स इधर आपकी रेडिएशन जा रही है, इस साइड आपकी वेव प्रोपेगेट कर रही है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा। अगर इधर जा रही है तो परपेंडिकुलर क्या हुआ ये, तो ऐसे करके आपका चलेगा, ठीक है, आगे आएगा सूर्य, ठीक है। तो ये आपने क्या मान लिया? सपोज करो ये आपका वाई एक्सिस के अलोंग आपने क्या लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस जेड एक्सिस के अलोंग आपका है मैग्नेटिक फील्ड। तो जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो भी उसके परपेंडिकुलर हो गया। सपोज करो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और वो आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो है इस लाइन से क्रॉस होके निकलेगा, वो हम अच्छे से हो नहीं रहा। चलो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ देखिए, अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में आपका क्या है? प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपका प्रोपेगेशन ऑफ वेव, और ये जो है ये आपका क्या, किस चीज़ को दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। ये आपका थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बना था ये आपका, ठीक है। तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो सेकंड आपका पॉइंट है वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि जो ये रेडिएशंस हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, आपके ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैं, जो किसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दी प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं और इस प्रोपेगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर है। सो आपका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? The radiation consists
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड which are perpendicular to each other and also to the propagation of wave. जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं और किसके हैं, प्रोपेगेशन ऑफ वेव के भी आपके परपेंडिकुलर हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया थ्योरी का। अभी थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है इस थ्योरी का, देखिए थर्ड पॉइंट बोलता है आपका कि ये जो रेडिएशंस हैं ये किस स्पीड से ट्रेवल करेंगी, स्पीड ऑफ लाइट से, और इन रेडिएशंस का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, वेव नेचर। तो ये थर्ड पॉइंट है आपका, द रेडिएशन पोजेस वेव नेचर एंड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आपकी किसके इक्वल रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ही है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं एंड ऑल्सो टू दी प्रोपेगेशन ऑफ वेव। सो इसी वजह से इसको दूसरा एक कौन सा नेचर एग्जिस्ट करती हैं, वेव नेचर। सो इन्हीं वजह से इनको क्या बोला जाता है, दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फिर वेव्स भी आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो फोर्थ पॉइंट आता है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे साउंड वेव्स और भी बहुत सारी वेव्स पढ़ोगे, तो उन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जिसको मैं लिख रहा हूँ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सो ईएम वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। उन्हें अपने प्रोपेगेशन के लिए कोई भी मीडियम, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है, तो ये आपके 4 मेन पॉइंट थे। एक बार फिर से रिवाइज बता रहा हूँ मैं, फिर से एक बार। फर्स्ट पॉइंट, आपकी जो एनर्जी एमिट हो रही है वो कैसे हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है, उसके अंदर कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूस फॉर्म में आपकी एमिट हो रही है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जो थर्ड फैक्टर है, थर्ड में हमने बोला जो आपके रेडिएशंस हैं वो कैसे नेचर रखती हैं, वेव नेचर एंड ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। एंड जो आपका फोर्थ है, वो फोर्थ क्या बोल रहा है, ईएम वेव जो आपकी हैं उनको प्रोपेगेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अभी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम रेडिएशंस। ईएम का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने पढ़ रखी हैं वेव्स के बारे में। सबसे पहले आती है वेवलेंथ। सबसे पहले क्या आती है, वेवलेंथ। ये आपकी सपोज करो कोई भी वेव है, इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड। ये आपका एम्पलीट्यूड होता है। ये जो अबोव वाली जो आपकी पीक्स हैं इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। जो बिलो वाली जो पीक्स हैं इनको क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है भाई,
सो ये भी आपकी क्रस्ट, ये भी आपकी क्रस्ट, इन दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा या फिर दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको आप डिनोट करोगे लैम्डा से। किससे डिनोट करोगे? लैम्डा से। ये आपकी वेव्स है, जो अबोव पीक्स उनको क्रस्ट बोलेंगे, बिलो वालों को ट्रफ बोलेंगे। सो जो दो क्रस्ट या दो ट्रफ, दो कंजिक्यूटिव क्रस्ट और टू कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको आप क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। सो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेवलेंथ ऑफ ए वेव is the distance between two consecutive crest or trough। किससे डिनोट करोगे? लैम्डा से। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। किससे डिनोट करोगे आप इसको? लैम्डा से। इसकी जो यूनिट्स हैं जनरली किस में करोगे? नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? 10⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर किसके इक्वल रहेगा? 10⁻12 मीटर। 1 फर्मी मीटर किसके इक्वल रहेगा? 10⁻15 मीटर। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपकी वेवलेंथ की मेजरमेंट्स में जनरली यूज की जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी वेवलेंथ। अभी नेक्स्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं जिसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। सो अभी जो आपकी नेक्स्ट है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? तो देखिए, एक सपोज करो आपका ये एक पॉइंट है और ये आपकी क्या आ रही है? वेव। तो इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी आपकी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं? इस पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर कितनी आपकी वेव्स ट्रेवल करेंगी उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। और एक वेव कंप्लीट, ये पूरी साइकिल, एक क्रस्ट और एक ट्रफ को कंसिडर करके आपकी एक पूरी वेव बनती है। तो 1 सेकंड में एक पॉइंट को कितनी आपकी वेव्स क्रॉस करेंगी, या फिर हम बोलें कितनी साइकिल आपकी रहेंगी कि क्रॉस करेंगी, उसको फ्रीक्वेंसी आप बोलोगे। सो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी आप कैसे बोलोगे? द नंबर ऑफ साइकिल्स, या फिर बोलो नंबर ऑफ साइकिल्स आप बोल सकते हो, या फिर वेव्स बोल सकते हो। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट। in 1 second it's called frequency of wave। उसको क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। कितनी आपकी साइकिल आपकी वेव्स पास कर रही हैं एक पॉइंट से इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। इसको आप किससे डिनोट करोगे? न्यू से। इट इज डिनोटेड बाय न्यू। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं हर्ट्ज, जिसको HZ से लिखोगे, या फिर आप बोलते हो सेकंड इनवर्स। क्या बोलोगे? सेकंड इनवर्स। जो आपकी फ्रीक्वेंसी, अब जो फ्रीक्वेंसी और आपके जो वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है जो आपके काम आएगा, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी आपकी c/λ, वेयर c क्या रहेगा आपका? स्पीड ऑफ लाइट। इसके ऊपर 1-2 सिंपल से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। अभी आती है आपका एक और टर्म आपकी यूज होगी, एम्पलीट्यूड। ये आपकी वेव है। तो ये एक क्रस्ट की हाइट या एक ट्रफ की डेप्थ, एक क्रस्ट की हाइट या फिर आप बोले ट्रफ की डेप्थ, उस जो हाइट या डेप्थ है उसको आप क्या बोलोगे? एम्पलीट्यूड। क्या बोलोगे आप? एम्पलीट्यूड।
सो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, द हाइट ऑफ ए क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ए ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। उसको आप क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। हाइट ऑफ ए क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ए ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव। किससे डिनोट करोगे आप इसको, जनरली ए से आप इसको डिनोट करोगे। अभी लास्ट और मोस्ट एक आपका इम्पोर्टेंट जो आपका यूज होगा, बार बार यूज होगा, वेव नंबर। इसको डिनोशन आएगी न्यू बार से। तो फ्रीक्वेंसी आपकी होती है सिर्फ न्यू से, वेव नंबर आएगा न्यू बार से। सपोज करो ये जो लेंथ है, जो मैंने लेंथ बनाई है, ये सपोज करो 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर। इसके अंदर मैं आपकी वेव्स ड्रा कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसके अंदर वेव्स काउंट करूँ तो कितनी होगी, 1, 2 एंड 3। सो इसका जो वेव नंबर आएगा वो क्या आ गया, 3। दैट मीन्स यहाँ से आप क्या समझे, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। वेव नंबर क्या रहेगा आपका, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। उसको क्या बोलोगे आप, वेव नंबर। कितनी वेव्स आपके नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है 1 सेंटीमीटर लेंथ में, उसको क्या बोलोगे, वेव नंबर। जो आपका वेव नंबर जो होगा उसका वेवलेंथ के साथ ही रिलेशन होता है। वेव नंबर जो होगा आपका वो होता है 1/λ के इक्वल। सो लैम्डा किस में होता है, डिस्टेंस, दैट मीन्स मीटर सेंटीमीटर में। सो वेव नंबर की जो यूनिट आपकी जो यूज होगी वो जनरली किस में यूज होगी, सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसा यूनिट की बात करें वो तो हम मीटर इनवर्स में लेंगे, बट जो आपकी नॉर्मल जो आप यूज होगी वो किस में होगी, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर आपकी यूज होगी। तो ये आपका क्या था, पूरा जो मेन करेक्टरिस्टिक्स थे। अभी आपका आता है ईएम स्पेक्ट्रम, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या होता है अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देखिए जब आप डिफरेंट आपकी ईएम रेडिएशंस होती हैं, उनकी अलग अलग वेवलेंथ होगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। तो जब आप इन रेडिएशंस को अरेंज करोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, तो जो आपको एक सीरीज़ मिलेगी, उस सीरीज़ को आप क्या बोलोगे, स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलो, व्हेन ईएम रेडिएशंस are arranged in increasing order of their wavelength, then स्पेक्ट्रम ऑब्टेन, जो भी आपकी सीरीज स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आएगा वो क्या आएगा, अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा, गामा रेज। सबसे पहले आपकी गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद यूवी, उसके बाद विजिबल, उसके बाद आईआर रेडिएशंस, उसके बाद आपकी माइक्रोवेव जाएंगी, और एट लास्ट आपकी रेडियो वेव्स आपको मिलेंगी। एट लास्ट क्या मिलेंगी, रेडियो वेव्स।
गामा रेज से पहले भी होती है हाई एनर्जी वेव्स, अगर कोई पूछे तो वो आपकी कॉस्मिक रेज होंगी। तो ये आपका जो हो गया, ये इधर जब आप जाओगे तो क्या होगी, आपकी वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ गया। ठीक है, अभी एक दो न्यूमेरिकल इसके डील कर लेते हैं, सिंपल से। सपोज करो हमें गिवन है एनसीईआरटी का, ये आपका क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट वेव नंबर, सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस, हैविंग वेवलेंथ जिसकी वेवलेंथ क्या आएगी 5800 एंगस्ट्रॉम। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन आपका जो वेव नंबर आएगा वो हम किसके इक्वल रहेगा, 1/λ के, अभी आपने देखा था ऊपर। सो वेव नंबर कितना आ जाएगा 1/500। एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करोगे सो 10⁻⁻10 मीटर। इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। बी पार्ट, अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वो आपकी किसके इक्वल है, c/λ। c की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो आपको वो भी किस में पुट करनी पड़ेगी, मीटर में। आपका 5800 10⁻⁻10 मीटर। इसको आप सोल्व करो, जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो ये सिंपल से एक दो न्यूमेरिकल से एनसीईआरटी में वो आप कर लेना, इन दो रिलेशंस के ऊपर आपको सोल्व करने हैं। अभी आप जो आपकी बात आती है, इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। बेसिकली इसकी लिमिटेशंस, एक लिमिटेशंस को तो आपको डिटेल के अंदर इसमें स्टडी करना है, जिसका हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको क्या बोलोगे आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सब फर्स्ट लिमिटेशन क्या आएगी, इट फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में ये आपकी थ्योरी फेल हो गई थी। सेकंड, अगर आपकी इसकी लिमिटेशन आएगी वो आएगी फिनोमिना ऑफ, इट फेल्स टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ये भी हम डील करेंगे, बट ये फिजिक्स में आप डिटेल में डील करोगे, हमारी केमिस्ट्री में वो थोड़ा सा हो जाएगा, वो हम कि ये कैसे आपका लिमिटेशन है उसके साथ आप डील करेंगे। थर्ड जो इसकी लिमिटेशन है वो आपकी है कि जो आप आगे पढ़ोगे बोहर एटम में लाइन स्पेक्ट्रा, उस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सो फेल्स टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है भाई, एक और इसकी लिमिटेशन होती है फोर्थ, जो हीट कैपेसिटी जो आपकी सॉलिड्स की रहती हैं वो फंक्शन होती है टेम्परेचर का, और उसके साथ चेंज करती हैं, उस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इट फेल्स टू एक्सप्लेन हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड with respect to with temperature, आप डायरेक्ट लिख सकते हो विद टेम्परेचर वेरिएशन।
विद टेम्परेचर वेरिएशन। तो ये आपकी क्या थी, इसकी 4 लिमिटेशंस हैं, जिसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही पढ़ेंगे, करीब 2 लेक्चर लग जाएंगे पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीट करने में। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का थोड़ा सा बस ब्रीफ ओवरव्यू आपका है फिजिक्स का, में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। और ये आपके लाइन स्पेक्ट्रा 4 एटॉमिक मॉडल में ही हमें पढ़ना है। और हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स आप कभी हायर स्टडी फर्दर स्टडीज करोगे तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में आप जाके पढ़ोगे कैसे आपका डिपेंड करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।